गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आगे अध्ययन करेंगे अध्याय 15 व्रत एवं व्रत की परिधि। अध्याय 15 स्टार्ट करने से पहले मैं इसके सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो वो क्वेश्चन आप देख ले। वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। वो क्वेश्चन है किसी अलीफ या फिर लीफ भी हो सकता है, दोनों साथ में बता रहा हूँ। किसी अलीफ वर्ष या किसी लीफ वर्ष में दो छात्रों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता और एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, ठीक है, कि किसी अलीफ वर्ष या किसी लीफ वर्ष में दो छात्रों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता और एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता और एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता दोनों साथ में ज्ञात करनी है। तो पहले एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, फिर एक में से घटा देंगे तो नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो मैं एक तरफ लीफ वर्ष की निकाल रहा हूँ और एक तरफ अलीफ वर्ष की निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इधर ले लेता हूँ लीफ वर्ष और इधर ले लेता हूँ अलीफ वर्ष। दोनों क्वेश्चन साथ में करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप एक चीज समझे, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। अब जन्मदिन एक ही दिन, जैसे मेरा जन्मदिन और आपका जन्मदिन एक ही दिन कब आ सकता है? जब मेरा जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन कब है? 17 तारीख को। तो वैसे आपका भी जन्मदिन कब है? 17 तारीख को। तब भी अपना दोनों का साथ हो सकता है 17 अक्टूबर को। वैसे ही आपका अगर 17 अक्टूबर को है तो ही अपना दोनों का साथ हो सकता है, अन्यथा अपना दोनों का साथ नहीं हो सकता है। आपका 18 को हो गया तो आपका और मेरा दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो एक ही दिन साथ होना, तो वो कितने दिन हो सकते हैं? केवल एक ही दिन हो सकता है। साथ होना कितने दिन हो सकता है? केवल एक ही दिन। और वो तारीख कौन सी है? केवल 17 तारीख। उसके अलावा आपका जन्मदिन अलग आएगा और मेरा जन्मदिन अलग आएगा, तो दोनों की तारीख क्या होगी? अलग अलग। यानी एक ही दिन कौन सी तारीख है? 17 तारीख। उसके अलावा कोई तारीख नहीं हो सकती। तो एक ही दिन जन्मदिन आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? केवल और केवल एक। तो जन्मदिन एक ही दिन आने के जन्मदिन एक ही दिन आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? केवल और केवल कितना होगा? एक, ठीक है। और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? अलीफ वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। कुल दिन कितने हैं? 366। और जन्मदिन एक दिन साथ कब आ सकता है? केवल और केवल एक दिन। तो प्रायिकता PE बराबर कितनी हो जाएगी? 1/366। अब जन्मदिन एक ही दिन नहीं आने की प्रायिकता, तो उसको किस में से घटा देंगे? जो जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता है उसको एक में से घटा देंगे तो एक ही दिन नहीं आने की प्रायिकता आ जाएगी। तो जन्मदिन एक ही दिन नहीं आने की प्रायिकता बराबर 1-1/366। 366 एकम 366, 366 में से एक जाएगा तो 365/366। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 365 दिन अपना जन्मदिन एक ही साथ नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरा अगर 17 तारीख को तो आपका 1 जनवरी को तो अलग अलग हो गया, मेरा 17 तारीख को आपका 2 जनवरी को तो भी अलग अलग हो गया। ऐसे 365 दिन ऐसे होंगे जिनमें अपना जन्मदिन क्या आएगा? अलग अलग। केवल एकमात्र एक दिन ऐसा होगा जिसमें अपना जन्मदिन एक साथ आएगा। इस प्रकार आप जन्मदिन एक ही दिन आने की और नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब अलीफ वर्ष में भी सेम ऐसा ही है, बस दिन कितने हो जाएंगे? 365 हो जाएंगे। तो जन्मदिन एक ही दिन आने के अनुकूल परिणाम, जन्मदिन एक ही दिन आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक ही दिन आने के अनुकूल परिणाम कितना होगा? केवल और केवल एक। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? PE बराबर 1/365 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कुल परिणाम कितने हैं? 365 है। अब जन्मदिन एक ही दिन नहीं आने की प्रायिकता, तो जन्मदिन एक ही दिन नहीं आने की प्रायिकता
बराबर 1 माइनस 1 ही दिन आने की प्रायिकता, तो 1/365, 365 एकम 365, 365 में से एक जाएगा तो 364/365। ये दोनों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं आने की प्रायिकता, इधर ये लीप वर्ष में, इधर लीप वर्ष में। बस ये एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आ सकता है, आप इसको कर लें। ठीक है, अब हम आगे अध्ययन करेंगे अध्याय 15। अध्याय 15 व्रत, वृत्त की परिधि एवं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। अब अध्याय स्टार्ट करने से पहले अपने को बेसिक चीजें समझनी होगी कि वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वृत्त सिखाता हूँ कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यानी ये वाली दूरी, ये सभी दूरियां क्या है, समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह से निर्मित आकृति और इस केंद्र, इन दोनों से निर्मित आकृति, ये क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। ये पूरी आकृति क्या कहलाएगी, वृत्त। यहाँ पर ये जो है ये क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। ठीक है, और ये जो बाहर वाली जो है सीमा है, इसको क्या कहेंगे अपन, परिधि या परिमाप भी कह सकते हैं, वृत्त का परिमाप। ठीक है, इसको अपन वृत्त की परिधि भी कह सकते हैं या वृत्त का परिमाप भी कह सकते हैं कि किसी बंद आकृति के चारों ओर का माप क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो वृत्त की परिभाषा क्या है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह और उस निश्चित बिंदु से निर्मित आकृति वृत्त कहलाएगी। और वृत्त की परिधि, वृत्त के निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का ये केवल समूह है, ये समूह क्या कहलाएगा, ये केवल वृत्त की परिधि कहलाएगी। ठीक है, अब आती है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं अपन, वृत्त की त्रिज्या। इसको अपन आर से लिखते हैं। आर क्यों कहते हैं अपन, आर को कहते हैं रेडियस। ठीक है, आर रेडियस, इसको आर कह सकते हैं। ठीक है, और जब वृत्त की त्रिज्या इधर और एक और त्रिज्या ये इधर जाती है तो ये क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। तो आर और आर, तो वृत्त का व्यास d बराबर क्या बन जाएगा, 2r। कैसे बना देख ले एक बार, एक त्रिज्या ये रही यहाँ से यहाँ तक और एक त्रिज्या ये रही यहाँ से यहाँ तक, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, r और r जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2r, और 2r बराबर क्या होता है, व्यास। ठीक है, अब व्यास की परिभाषा क्या होती है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरे वो क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त में कितने व्यास होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, अनंत व्यास। तो वृत्त में व्यास कितने होते हैं, अनंत व्यास। ठीक है, वृत्त में त्रिज्याएं भी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कितनी अनंत त्रिज्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार चित्र बना के बता देता हूँ। ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड, ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। ठीक है, अब आती है वृत्त की जीवा। जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये रहा एक बिंदु, ये रहा एक बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है, ये त्रिज्या, ये व्यास, ये जीवा। अब वृत्त में त्रिज्याएं कितनी होती है, अनंत। ठीक है, वृत्त में त्रिज्याएं कितनी होती है, अनंत होती है। वृत्त में व्यास भी कितने होंगे, अनंत। वृत्त में जीवाएं कितनी होती है, वो भी कितनी होगी, अनंत। ठीक है, अब देखें वृत्त के, अब ये अगर ये जीवा है, ये वृत्त की जीवा है, तो ये भी तो वृत्त की जीवा होगी कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा। तो वृत्त का व्यास भी क्या है, जीवा है। लेकिन विशेष स्थिति है ये कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, नोट है ये, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ये बेसिक कंसेप्ट जहां से बता रहा हूं वहां से 1 नंबर का सवाल आ सकता है। बिल्कुल, वृत्त का व्यास होती है, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, वृत्त में कितने व्यास होते हैं, अनंत। वृत्त में त्रिज्याएं कितनी होती है, अनंत। वृत्त में जीवाएं कितनी होती है, अनंत। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड। ठीक है, और
जो वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं पर स्पर्श करता है। और जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगी? जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है? व्यास होती है। ठीक है, इस प्रकार ये बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आते हैं त्रिज्यखंड, वृत्तखंड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ त्रिज्यखंड क्या होता है। देखें, उससे पहले चाप, ये लघु चाप, दीर्घ चाप, अर्ध चाप, ये समझ लें। देखें, ये क्या है? वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि पर दो बिंदु अगर मैं इस प्रकार बनाऊं तो ये जो छोटा भाग बन रहा है इसको क्या कहेंगे अपन? लघु चाप। ठीक है, और जो ये बड़ा भाग बन रहा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु जो वृत्त की परिधि को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग इधर वाला छोटा भाग लघु चाप, बड़ा भाग दीर्घ चाप। ठीक है, ये हो गया लघु चाप, दीर्घ चाप। ठीक है, फिर आता है वृत्त का व्यास। वृत्त को दो समान भागों में बांटता है। ऊपर वाला भाग अर्धवृत्त और नीचे वाला भाग भी क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। ठीक है, ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त, और नीचे वाला भाग भी क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु जो वृत्त की परिधि को दो भागों में बांटती है। छोटा भाग लघु चाप, बड़ा भाग दीर्घ चाप। अब देखें, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊं तो ये क्या बन जाएगी? जीवा। ठीक है, अब यहाँ ये जो छोटा भाग बन रहा है ना, इसको अपन कहते हैं लघु वृत्तखंड। अलग अलग बनाए दोनों, ध्यान रख लेना चित्र में। एक चित्र में बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप अलग अलग चित्र बना के लिखे। इसको कहेंगे अपन लघु वृत्तखंड। और ये जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है इसको अपन क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड कह देंगे। ठीक है, छोटा भाग लघु वृत्तखंड, बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड। छोटा भाग में छायांकित कर रहा हूँ, ये रहा, इसको अपन लघु वृत्तखंड कह देंगे। और जो बड़ा भाग वो अलग कलर में बना हुआ है वो क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। और ये बाहर वाला ये छोटा माप है, ये दीर्घ चाप, और ये तिथि सी सीमा है वो क्या कहलाएगी? लघु चाप कहलाएगी। ठीक है, वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, कुछ एक चीजें और आती हैं। फिर आता है चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, अब वृत्त का चतुर्थांश क्या होगा? वृत्त का चौथा अंश। तो वृत्त के 4 अंश करने बराबर बराबर, यानी ये कोण कितने का? 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, क्योंकि पूरा कितना होता है? 360 होता है। वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितने डिग्री का होता है? 360। वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितने डिग्री का होता है, तो वो कहते हैं 360 डिग्री का होता है। अब देखो, 360 के 4 भाग करने तो ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है, ये 90 हो गए। अब चतुर्थांश का मतलब है वृत्त का चौथा अंश। ठीक है, तो ये वृत्त का चौथा अंश हो गया। इतना सा भाग, ये इतना सा भाग, ये इतना सा भाग, और ये इतना सा भाग, ये क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। ठीक है, वृत्त का चौथा अंश। अब देखें, अब एक चीज आती है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप द्वारा निर्मित ये जो भाग कहलाता है, जो आपने देखा होगा, पिज्जा खाया होगा ना, पिज्जा का जो ऐसा हिस्सा रहता है, या आपने देखा होगा अपने घर में पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी को ऐसे काटते हैं अपन 4 हिस्सों से, तो ये जो भाग बनता है ना ऐसे, ये त्रिभुज नहीं है, एक ध्यान रखें बिल्कुल। ये दो त्रिज्याएं हैं और ये गोलाकार चाप है यहाँ, ये बिल्कुल भी त्रिभुज नहीं है। इसको देखें, ये पिज्जा जो आपने देखा है उसकी जैसी आकृति जब भी दिखे तो वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, ये छोटा वाला भाग लघु त्रिज्यखंड और ये बड़ा वाला भाग क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। आ रही बात समझ में? दो त्रिज्याओं और चाप से निर्मित जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। फिर आता है वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त की जीवा, ठीक है, उसे दो भागों में बांटती है। तो अभी बताया था, ये छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और बड़ा वाला भाग, ये जो खाली खाली भाग दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये हो गया लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। त्रिज्यखंड समझ में आ गया, वृत्तखंड समझ में आ गया, चतुर्थांश आ गया, ये सारी चीजें हो गई। अब अपने को क्या करना है? क्षेत्रफल और परिमाप समझना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल और परिमाप समझने के लिए, क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कौन कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये अंदर अंदर का जो भाग है ना, किसी बंद आकृति द्वारा घेरा गया ये पूरा स्थान है, ये क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। तो जब भी कोई चीज ढकी हुई हो, ढकी हुई, तो उसका अर्थ हमेशा क्या होगा? क्षेत्रफल होगा।
क्या होगा, क्षेत्रफल। और उसके बाहर, और जैसे अपन एक खेत है, अगर खेत को अपन खड़े हैं या मतलब जुताई करें खेत की, ट्रैक्टर से जुताई करवाएं, तो जो जुता हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। लेकिन अगर मैं खेत के चारों तरफ अगर एक बाड़ बनाऊं या बाउंड्री बनाऊं तो वो क्या कहलाएगा, केवल परिमाप कहलाएगा। यानी किसी बंद आकृति के चारों ओर का माप क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा, परिमाप या फिर परिधि कहलाएगी। ठीक है, परिधि या परिमाप। और जो ये ढका हुआ पूरा भाग है वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अब अपने को वृत्त से संबंधित सारे क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पाई के बारे में बता देता हूँ। देखो, पाई का मान 22/7 होता है, जबकि वास्तव में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ये अपन लगभग मान लेते हैं पाई का मान 22/7 है, लेकिन वास्तव में नहीं होता, ये लगभग मान है। अपन पाई का मान 22/7 कैलकुलेशन इजी करने के लिए लेते हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान तो होता है 3.14159, और आगे आते ही जाएंगे, संख्या आती जाएगी, एंड सॉन। यानी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है ये, जो अपन ने पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। ये पाई का मान है ओरिजिनलिटी में। इसको याद करने का सीधा तरीका बता दूं, और ये चीज फैक्ट है कि 14 मार्च को 1:59 पर क्या मनाया जाता है, पाई दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पाई दिवस मनाया जाता है। ये फैक्ट है, रियल फैक्ट है कि 14 मार्च, तो 14, ठीक है, और मार्च यानी जनवरी फरवरी मार्च यानी तीसरा महीना, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और 1:59, तो ये आ गई आपकी पाई की वैल्यू। आप इसको याद रख सकते हैं, और ये फैक्ट है, बिल्कुल रियल चीज है। इसमें बिल्कुल भी कहीं पर तथ्यात्मक चीज नहीं है, मन से कुछ भी नहीं जोड़ा हुआ है कि 14 मार्च को 1:59 पर पाई दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार आप पाई की वैल्यू याद कर सकते हैं कि 14 मार्च या तीसरा महीना हो जाएगा, और 1:59, तो ये हो गई पाई की वैल्यू 3.14159। ठीक है, लेकिन अपन कैलकुलेशन में पाई की वैल्यू कितनी लेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू होती है ये पाई की, लगभग मान। पाई का मान कितना लेना है, 22/7, और या फिर अपन ले सकते हैं 3.14। ठीक है, क्वेश्चन में दोनों में दे रखा होगा, 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो थी पाई के बारे में। एक चीज पाई के बारे में और जान ले, जब आप पाई है ना, पाई, जब आप इस पाई को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करूंगा और यहाँ पॉइंट लगाऊंगा। जब हम इसको मिरर में देखते हैं, कांच में, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, 3.14। आप इसको देखें एक बार, ऐसा दिखेगा ये 3.14। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, पाई बन गया। इसको एक बार कांच में ले जाके देखें आप, ये क्या दिखेगा आपको, ये 3.14 दिखेगा, इसलिए इसको पाई को अपन कहते हैं 3.14। 3.14 का उल्टा ये पाई बनता है, इसलिए। ठीक है, इसलिए इसका नाम पाई रख दिया गया। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए अपने को कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूले क्या क्या हैं देखें। सबसे पहला फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल, वो सीधा सीधा होगा पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। फिर आता है वृत्त की परिधि, या उसे अपन परिमाप भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। ये वृत्त का क्षेत्रफल जो पूरा पूरा अंदर वाला है। वृत्त की परिधि ये केवल बाहर बाहर वाला माप। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का चतुर्थांश की बात कर रहा हूं मैं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये कैसा आएगा, देखो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें चौथा अंश चाहिए, यानी 1/4, 4 अंश में से 1 भाग, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटा 4। ठीक है, फिर आता है चौथा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
और एक चीज़ ध्यान दें, ये सबसे अच्छी प्रश्नावली और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावलियों में से एक है, क्योंकि आप जब भी कंपटीशन एग्जाम में पढ़ेंगे ये चीज़ें बिल्कुल आपके आएगी। जो 15वीं 16वीं 17वीं ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हो आप, ये सारी एक्सरसाइज है आपके आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो 10th क्लास तक की मैथ्स आती है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। वृत्त है, आयत है, वर्ग है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब देखें अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। अब अर्धवृत्त का परिमाप समझने से पहले आपको देखो कुछ समझना पड़ेगा। देखो, ये पूरा वृत्त है, अर्धवृत्त ये होगा केवल यहाँ तक। अब अर्धवृत्त का परिमाप मैं समझाऊं आपको, तो इसको ऐसा आधा काट दिया तो ये बन गया अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का परिमाप होगा ये और प्लस ये। देखो, ये पूरा परिमाप कितना है? 2 पाई आर, लेकिन हमें तो इसका आधा चाहिए, तो 2 पाई आर बटा 2। लेकिन परिमाप लेंगे तो ये तो आएगा तो यही, लेकिन साथ में ये भी तो आएगा, तो ये क्या है? आर और आर, तो ये कितने हो जाएंगे? 2r, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएंगे तो पाई आर प्लस 2r, और यहाँ दोनों में r कॉमन आ रहा है तो r को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पाई प्लस 2 बच जाएगा। तो ये होगा अर्धवृत्त का परिमाप, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। कि आधा वृत्त तो ये, यहाँ पर आधा चाप ये और ये व्यास, तो आधे चाप का मान होगा 2 पाई आर बटा 2, और ये r और r कितने हो जाएंगे? 2r, तो 2 पाई आर बटा 2, 2 से 2 कट गए, और r और r कितने हैं? 2r, तो ये जुड़ कर क्या बन जाएगा? r कोष्टक पाई प्लस 2, ठीक है। ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। फिर आता है त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। त्रिज्यखंड, यहाँ थीटा क्या है? त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण, ठीक है। आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, थीटा दे रखा होगा, ठीक है। नंबर 7 है, एक फॉर्मूला आता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, जो ये चाप होता है ना, ये ऐसे, इस चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा? पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ठीक है। पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। थीटा दे रखा होगा, आर दे रखा होगा आपको प्रश्न में। फिर आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा इसकी वैल्यूज है, वो मैं आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा उससे पहले मैं आपको सारे साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो केवल अभी आप फॉर्मूला याद रखें, जब ये वैल्यूज काम आएगी तब मैं वैल्यूज निकालना सिखा दूंगा आपको, ठीक है। आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? वृत्तखंड का। वृत्तखंड होता कैसा, आपको समझा रखा है। ये वाला भाग, जब नारंगी की चॉकलेट दिख जाए आपको, नारंगी चॉकलेट खा रखी भी आपने, वो क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। और जब ये चाप ऐसा होता है और जब पिज्जा के जैसी आकृति दिख जाए वो क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये सारे फॉर्मूले हैं, आप इन सारे फॉर्मूलों को एक बार याद करें। साथ के साथ ही 1-2 फॉर्मूले और हैं। 9वां, ये है वर्ग। क्या है? वर्ग। क्या होता है वर्ग? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। ये सारे फॉर्मूले हैं, आप एक बार इन सारे फॉर्मूलों को याद करें। जब ये फॉर्मूले याद होंगे तभी हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो आप एक बार इन सारे फॉर्मूलों को याद कर लें, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के सवाल करवाऊंगा, ठीक है। एक बार इन सारे फॉर्मूलों को आप नोट डाउन करें, नोट डाउन करने के बाद इनको याद करें, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, और आप चाहें तो अपनी एक्सरसाइज के सवाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। सीधे सीधे आपको फॉर्मूले लगाने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको करने के लिए भी दूंगा। जो जो क्वेश्चन सेम है वो करवाऊंगा। और एक चीज़, आप वीडियो पूरी से पूरी देखें, आधी अधूरी कभी ना देखें, क्योंकि कोई भी ज्ञान कहीं पर भी छूट सकता है।